A beautiful good evening, dear friends. In my previous lecture, I have just told you about the origin of the novel, four wheels of the novel, types of the novel, and the basic characteristics of the novel. In this lecture, I will tell you about historical novel and realistic novel and regional novel. Means this particular lecture centers around historical novel, regional novel and realistic novel. One thing I want to tell you कि when I talk about means in my previous lecture I have told you about the basic characteristics of the historical novel. देन आई टोल्ड यू कि जो हिस्टोरिकल नावल रहा है उसके एक बड़े राइटर जिनका नाम था सर वॉल्टर स्कॉट. इवन यू कैन सी ऑन दिस स्क्रीन या इन दिस वीडियो की सम वर्क्स ऑफ सर वॉल्टर स्कॉट आर गिवन हियर. सर वॉल्टर स्कॉट अ वेल नोन हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट थे. तो जो क्वेश्चंस है स्पेशली यूपी टीजीटी पीजीटी एंड इन अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन the question is asked कि why Sir Walter Scott is famous. So Sir Walter Scott is famous as a historical novelist, and in historical novel what ultimately features we find, what are the basic characteristics of the historical novel. In historical novel we find that the novelist take the subject matter, events and character from the pages of the history. उसको इतिहास के पन्नों से लेता है और लेने के बाद उसको एक लिटरेरी कलर देता है. अगर हम ये कहें कि उसमें वो अपने हिसाब से चीज़ों को ट्विस्ट करता है, वो उसको जो है चीज़ों को मोल्ड करता है एंड जस्ट गिव द लिटरेरी शेप, लिटरेरी फिगर. और इसमें जो नावलिस्ट सर वॉल्टर स्कॉट जो रहे हैं उन्होंने नावल लिखा वेवरली, केनिलवर्थ, तलिस्मा और इसके अलावा टॉलस्टॉय का वॉर एंड पीस भी हम इसी नज़र से देख सकते हैं. रॉबर्ट ग्रेव्स का क्लाउडियस एक नावल 1934 में आया है. फ्रांज वर्फेल 40 डेज ऑफ मूसा डॉग 1934 में आया हुआ है. तो एक पूरा हिस्टोरिकल नावल क्या है, हिस्टोरिकल नावल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, हिस्टोरिकल नावल के राइटर्स कौन कौन से हैं, वो मैंने इस लेक्चर में मैं इस पर बात कर रहा हूँ. मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि हिस्टोरिकल नावल के सबसे जो प्रोमिनेंट राइटर है उनका नाम सर वॉल्टर स्कॉट रहा है. इसके अलावा जो है सर वॉल्टर स्कॉट ने सब्जेक्ट मैटर के साथ साथ कैरेक्टर्स, इवेंट्स, इंसिडेंट्स, all the things, even theme he has taken from the pages of the history, he has twisted it, molded it and gave the literary shape. मीन्स जो लिटरेचर का जो तरीका होता है उसके अनुसार उन्होंने हिस्ट्री के कैरेक्टर्स को, हिस्ट्री के सब्जेक्ट मैटर्स को एक नैरेटिव फॉर्म दिया है. सर वॉल्टर स्कॉट ने वेवरली लिखा 1814 में, केनिलवर्थ लिखा, तलिस्मा लिखा और इसी कैटेगरी में लियो टॉलस्टॉय का वॉर एंड पीस आप देख सकते हैं. रॉबर्ट ग्रेव्स फर्स्ट का क्लाउडियस 1934, फ्रांज वर्फेल्स का 40 डेज ऑफ मूसा डक. ये सब बड़े इंपॉर्टेंट हैं यूजीसी नेट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. इसके अलावा कुछ और भी ऐसे नावल हैं जो वॉल्टर स्कॉट ने लिखा, जैसे इवानहो है, रॉब रॉय, ओल्ड मॉर्टेलिटी, द लेडी ऑफ द लेक, वेवरली, द हार्ट ऑफ मिडलॉथियन एंड द ब्राइड ऑफ लैमर मूर. ये सब उनके वेल नोन हिस्टोरिकल नावल्स रहे हैं. लेकिन अगर आप इसमें से केवल वेवरली को, तलिस्मा है, इसके अलावा इफ़ यू गो इवानहो, इफ़ यू गो रॉब रॉय, ऑल दीज थिंग्स, अगर आप इन सब चीज़ों को ले लेते हैं तो आपका चीज़ें काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगी. सेकेंड जो टाइप ऑफ नावल है जो विक्टोरियन एज में आया था, दैट वाज हाईली इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द रीजनल नावल. एंड रिमेंबर दैट जो रीजनल नावल है इसकी खासियत ये है कि यह पार्टिकुलर रीजन को लेकर के बात करता है और वह जो पार्टिकुलर रीजन होगा उस पार्टिकुलर रीजन को आइडियलाइज कर दिया जाता है, इमॉर्टलाइज कर दिया जाता है और उस रीजन की कल्चर को लेकर, कस्टम्स को लेकर, सोशल रिलेशंस को लेकर के, वहाँ की लाइफ को लेकर, वहाँ के डायलेक्ट को लेकर और तमाम आस्पेक्ट को लेकर के राइटर बात करता है. मैं फिर बता दूं, रीजनल नावल वह है जिसमें पार्टिकुलर रीजन, पार्टिकुलर क्षेत्र को लेकर के बात की जाती है. और फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप हार्डी का नाम लेते हैं तो हार्डी एक बहुत बड़े रीजनल नावलिस्ट रहे विक्टोरियन एज में.
उन्होंने जो भी नावल लिखा, फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, टेस ऑफ द डियर परवाइज, जूड द ऑब्सक्योर, मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज, रिटर्न ऑफ द नेटिव, अंडर द ग्रीन ट्री, जो इसमें मेंशन नहीं किया, कुछ नावल्स का नाम मैंने नहीं मेंशन किया, लेकिन मैं अपने लेक्चर में उसको मेंशन कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कि ये चीज़ें रही हैं। अगर आप उन सब पे बात करते हैं तो आप पाते हैं कि एक पर्टिकुलर रीजन, वो रीजन क्या था, वेसेक्स नाम की जगह, वेसेक्स नाम की जगह को उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उसको आइडियलाइज किया, इमॉर्टलाइज किया, या उसके बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें कही हुई हैं। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि रीजनल नावल, अ पर्टिकुलर रीजन एंड द राइटर इज हार्डी इन विक्टोरियन इरा, ही टॉक्स अबाउट सोशल रिलेशंस, लाइफ को लेकर, कस्टम्स को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, डायलेक्ट को लेकर एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर, वहाँ के लोगों को लेकर के। हार्डी ने जो नावल लिखा उनमें फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है, टेस ऑफ द डी अबवाइज है, जूड द ऑब्सक्योर है, मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज है, रिटर्न ऑफ द नेटिव है, अंडर द ग्रीन ट्री है। ऑल दीज टाइप्स ऑफ नावल आर द वेल नोन नावल्स ऑफ, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द रीजनल नावल। इसके अलावा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात करेंगे, राजा राव का कांथापुरा, इसके अलावा जो है आर के नारायण का जो भी नावल आया हुआ है, जिनकी सेटिंग मालगुड़ी है, उसमें से उनके बहुत सारे नावल्स ऐसे रहे जिसमें आप मालगुड़ी डेज वगैरह से लेकर के मालगुड़ी उस प्लेस को लेकर उसको जहाँ उनका पूरा सेटिंग रहा है, वो भी रीजनल नावल की कैटेगरी में आता है। सेकेंड जो नावल पे मैं बात करने जा रहा हूँ, दैट इज़ द रियलिस्टिक नावल, a type of novel that places a strong emphasis on the truthful representation of the actual in fiction. दिस इज़ द डिफिनीशन कि रियलिस्टिक नावल वह नावल है जिसमें जो एक्चुअल घटना होती है उस एक्चुअल घटना को सच्चाई के साथ बयां किया जाता है। अ टाइप ऑफ नावल दैट प्लेसेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन द ट्रूथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्चुअल इन फिक्शन। इस कैटेगरी में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, विक्टोरियन एज के जो नावलिस्ट चार्ल्स डिकेंस रहे हैं, उनकी नावल इज़ अ वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ द रियलिस्टिक नावल। आगे अगर हम चल कर के बात करें, यूपी टीजीटी में एक राइटर हैं जिनका नाम जॉन गाल्सवर्दी है, उनकी भी नावल जो है क्या रियलिस्टिक नावल रही है। बहुत सारी उन्होंने जो क्लास स्ट्रगल को लेकर के, इनजस्टिस को लेकर, इनइक्वालिटी को लेकर के उस पर उन्होंने बात किया, वो भी देखने को मिलता है। जॉर्ज इलियट एक विक्टोरियन एज की बड़ी राइटर हैं जो जिनका ओरिजिनल नेम मैरी एंड इवांस था, लेकिन वो जो है जॉर्ज इलियट के नाम से लिखती हैं। मिल ऑन द फ्लॉस एंड सिलास मैरनर उनका नावल था, वो भी रियलिस्टिक नावल का एग्जाम्पल रहा है। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि जो रियलिस्टिक नावल होता है, अ टाइप ऑफ नावल होता है जिसमें ट्रूथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्चुअल इवेंट्स होता है इन फिक्शन में। जो भी घटना घटित होती है उसको कोशिश की जाती है कि उसको सच्चाई के साथ, बग़ैर किसी जो है चेंज के, बग़ैर किसी बदलाव के, सच्चाई के साथ उसको सामने रखा जाए। जो रियलिस्टिक फिक्शन होता है उसमें जो प्लॉट्स होते हैं या जो इवेंट्स से रिलेटेड होते हैं वो सोशल या पर्सनल इवेंट्स हो सकता है, या इश्यूज़ हो सकता है, कंटेम्प्रेरी लाइफ से भी हो सकता है, सब्जेक्ट मैटर लव हो सकता है, मैरिज हो सकता है, जॉब को लेकर, डिवोर्स को लेकर के, एल्कोहलिज्म को लेकर के, क्लास स्ट्रगल हो सकता है, और तमाम इस तरह की चीज़ों को हम, जो इनइक्वालिटी हो सकती है, इनजस्टिस होता है, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इन सब में ये सब रहा है। और जॉर्ज इलियट का मिल ऑन द फ्लॉस है, चार्ल्स डिकेंस का ओलिवर ट्विस्ट है। इसके अलावा मैंने आपको नाम और बताया कि जॉर्ज इलियट ने एक और नावल लिखा, सिलास मैरनर उन्होंने लिखा था, वो सब भी रहा है। नेक्स्ट नावल जो मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा, दैट इज़ द साइकोलॉजिकल नावल। और यह जो साइकोलॉजिकल नावल है, ऑलरेडी आप जानते हैं कि वह नावल जिसमें साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से चीज़ों में बात की जाती है। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन द सेंस कि हम जो राइटर है, वह राइटर कैरेक्टर के अंदर क्या चल रहा है, व्हाट इज़ ऑकरिंग विद इन द हार्ट, व्हाट इज़ ऑकरिंग विद इन द माइंड ऑफ अ कैरेक्टर, उसको बाहर लाने की कोशिश करता है। तो अ साइकोलॉजिकल नावल, आल्सो कॉल्ड साइकोलॉजिकल रियलिज्म, is a work of prose fiction which places more than the usual amount of emphasis on interior characterization. This word is very important. इंटीरियर कैरेक्टराइजेशन, नॉट एक्सटीरियर। इंटीरियर अंदर, एक कैरेक्टर के अंदर क्या चल रहा है, उसकी इमोशंस है, उसकी फीलिंग्स है, उसके जज्बात हैं, और साथ ही साथ वह चीज़ों को कैसे देख रहा है, उसके अंदर की भावनाओं में क्या उतार चढ़ाव आ रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर के, यानी एक तरह से पिनिट्रेशन ऑफ ह्यूमन माइंड, हार्ट एंड सोल।
वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, पिनिट्रेशन ऑफ ह्यूमन माइंड, हार्ट एंड सोल। ह्यूमन माइंड को जानने की कोशिश करना, ह्यूमन हार्ट को जानने की कोशिश करना, ह्यूमन सोल को जानने की कोशिश करना, शायद यह एक पॉइंट रहा है साइकोलॉजिकल नावल का। और ये जो साइकोलॉजिकल नावल आया, इसका जो प्रभाव था या इसका हम देखते हैं, जेम्स जॉयस नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने किताब लिखा था। उस किताब का नाम था उन्होंने उस किताब का जो उन्होंने एक फ्रेज़ यूज़ किया था, एक थियरी दी थी जिसका नाम था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक। और उस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक को 1890 में उन्होंने अपने किताब में लाया हुआ था। तो उसको, उसी टेक्निक को बाद में नावलिस्ट ने कौन कौन से, जैसे जेम्स जॉयस होगा जिन्होंने पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज द यंग मैन में, यूलिसिस में, वर्जीनिया वुल्फ ने टू द लाइट हाउस में, मिसेस डॉलोवे में, इन सब में उन्होंने जो है क्या किया, उसको अपनाया। तो मैं फिर से आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि साइकोलॉजिकल नावल वह नावल होता है जो कि साइकोलॉजिकल रियलिज्म, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हकीकत को, साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हकीकत को हमारे सामने लाता है। और जब वो साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से उसको लाता है तो उसमें क्या चीज़ दिखाने की कोशिश की जाती है कि इंटीरियर कैरेक्टराइजेशन, एक जो कैरेक्टर है उसके अंदर क्या चल रहा है, एक जो कैरेक्टर है वह क्या सोच रहा है, एक जो कैरेक्टर उसका क्या नज़रिया है, उसका क्या थॉट है, उसका इंटरनल एक्शन, मोटिव्स, सर्कमस्टांसेस, उन सब पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ना कि एक्सटर्नल एक्शन पर। इसकी जो शुरुआत करने वाले थे जेम्स जॉयस, जो कि ब्रदर ऑफ हेनरी जेम्स थे। जेम्स जॉयस ने एक टेक्निक को हम अगर कहें कि जन्म दिया जिसका नाम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक था। बाद में उसी टेक्निक को नावलिस्ट ने अडॉप्ट किया मॉडर्न एज के, जिसमें जो है एक है जेम्स जॉयस का यूलिसिस पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। जेम्स जॉयस ने अपने पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन में, जो 1916 में आती है, यूलिसिस जो 1922 में आती है। वर्जीनिया वुल्फ का नावल टू द लाइट हाउस है, मिसेस डॉलोवे। दीज आर द वेल नोन एग्जाम्पल्स ऑफ द psychological novel. So again I would like to tell you कि in this class what did I tell? I just told you about psychological novel, realistic novel, regional novel, historical novel. I think that this lecture will be fruitful to all of you, and you all have to ultimately give the answer of my question which I will ask you कि who is a well known novelist of regional novel in Victorian era, what is the name of the historical novelist, and tell me the name of two psychological novelists of modern age, and also mention the name of two realistic novelists of Victorian era. Tell me these things, drop your message, and how do you like this, how is in what way you take this video, is it fruitful or not? Please drop your message and also leave a comment and give your answer, give the answer of the question which I have asked you. तो होप यू लाइक दिस वीडियो। और मैंने पूरा एक नावल की सीरीज़ शुरू की है, उस नावल की सीरीज़ को मैं ख़त्म करने के बाद फिर मैं किस पर आऊँगा, मैं जो है लिटरेरी टर्म को शुरू करूँगा। अभी एक दो और मैं लेक्चर जो है नावल पर लूँगा, उसके बाद मैं वो करूँगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।